Hello dear students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. Students, yesterday session was about wildlife sanctuary, and in today's lecture we are going to discuss about the national parks. But in the previous lecture, I have give you one question, that what is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary. The bourgeois is also asking the same type of question, that sir, what is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary? So, any guesses? There one major difference in between the zoo and the wildlife sanctuary is the animals are protected under the cage inside the zoo, while in a wildlife sanctuary the animals are protected in their natural habitat. यानी कि प्राणी जो है वो उनके कुदरती निवास स्थानों में सुरक्षित होते हैं नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जबकि प्राणी संग्रहालय यानी कि जू के अंदर जो प्राणी होते हैं वो आरक्षित होते हैं पिंजरों में. सो दिस इज द वन मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लेट अस डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क. सो बच्चे जो है वो बस में बैठे हुए हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे हैं. On the roadside there was another board on which was written सातपुड़ा नेशनल पार्क. रास्ते में एक बोर्ड आया, उसमें लिखा हुआ था सातपुड़ा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. बच्चों को वहां जाने की बड़ी उत्सुकता थी. माधव जी टेल्स देम that this reserves are large and diverse enough to protect all sets of ecosystem. माधव जी जो कि अहमद सर के साथ के कलीग थे, उन्होंने बच्चों को समझाया और कहा कि ये जो आरक्षित विस्तार है वो बड़ा और विविधताओं से इतना भरा हुआ है कि ये एक पूरी पर्यावरण की व्यवस्था को सलामत रखने में इनफ है, यानी कि सक्षम है. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. ये जो विस्तार है ये उस विस्तार की फ्लोरा, फौना यानी कि वनस्पति जीव, प्राणी जीव, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि पुरानी संस्कृति के जो भी सब्सटेंसेस है उसको संभाल के रखने में सक्षम है. सातपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सातपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो भारत का सर्वप्रथम आरक्षित जंगल है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. यानी कि भारत में सबसे उत्तम प्रकार का जो टिक वुड है वो इस जंगलों में से मिलता है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. भारत के अंदर 100 से भी ज्यादा आरक्षित विस्तार यानी कि ऐसे नेशनल पार्क्स आए हुए हैं. रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सातपुड़ा नेशनल पार्क. रॉक शेल्टर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पुराने जमाने के जो लोग थे एंशिएंट टाइम के, वो लोग पत्थर के लकड़ों के या तो सीमेंट और कंक्रीट के घरों के अंदर नहीं रहते थे. पत्थरों के नेचुरली जो कंस्ट्रक्टेड आर्किटेक्चर थे, यानी कि नदियों के बहाव से जो पत्थरों की रचना होती थी और एक गुफा जैसा बना हुआ होता था, उसके नीचे वो लोग रहते थे. ऐसी जगह जो है वो सातपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है. दिस आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल. इन जंगलों के अंदर प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राचीन काल के अंदर भी ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसानों जो है वो यहाँ पे रहते थे, ये उसका पुरावा है यानी कि एविडेंस है. दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल. यानी कि प्राचीन काल के लोग किस तरीके से रहते थे उनका एक आइडिया हमें देता है. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स. पत्थरों के ऊपर जो भी चित्रकलाओं कारीगरी जो की गई है वो यहाँ पे मिलती है. A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐसे 55 रॉक शेल्टर्स जो है उसे पहचाना गया है. फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स. प्राणी लोगों की लड़ाइयाँ, शिकार किए गए जाने वाले प्राणी, नृत्य और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले पेंटिंग जो है
वो यहाँ पे पाए गए हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दैट एरिया। अभी भी जो आदिवासी कुछ कुछ लोग हैं वो भी इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सातपुरा टाइगर रिजर्व। जैसे ही बच्चे आगे बढ़े तो उनको एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, बाघों के लिए आरक्षित जंगल। Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. माधव जी ने बच्चों को समझाया कि भारत सरकार के द्वारा बाघों के आरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था भारत के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इस प्रोजेक्ट के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये था कि बाघों के तादाद को बढ़ाना और उनको मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ा उसका मुख्य उद्देश्य था। Are tigers still found in this forest? I hope I can see a tiger. बूजो ने क्वेश्चन किया कि क्या अब भी इन जंगलों में बाघ जो है वो पाए जाते हैं। आई होप, मुझे ऐसी इच्छा है कि मुझे एक बाघ देखने को मिले। फिगर नंबर 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. बाघ एक ऐसी प्रजाति है कि जो अभी हमारे जंगलों से धीरे धीरे लिप्त होते जा रहे हैं। But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. लेकिन सातपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बाघों की तादाद में कंटिन्यूअस यानी कि सतत बढ़ोतरी हुई है। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and बारासिंगा were also found in a सातपुरा नेशनल पार्क। यहाँ पे देखो बारासिंगा पाया गया है। एक ऐसा समय था कि जब सातपुरा रिजर्व के अंदर लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोस और बारासिंगा जो है वो पाए जाते थे। एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. प्राणी के जिसकी तादाद जो है वो घटती जाती है उस हद तक कि वो लुप्त होने की कगार पे आ जाए, ऐसे प्राणियों को एंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि लुप्त होने की कगार पे आए जाने वाले प्राणी ऐसे कहा जाता है। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोरस व्हिच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बूजो ने याद दिलाया डायनासोर के बारे में कि जो बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ कुछ प्राणियों के निवास स्थानों के ऊपर हमले होने के कारण, निवास स्थान खत्म कर दिए जाने के कारण ये प्राणी जो है उनको अपना सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट लग रहा है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि इन प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही कड़े नियम और कानून नेशनल पार्क्स के अंदर लगाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर छूट छाट मिल रखी थी वो नेशनल पार्क्स के अंदर ऐसी छूट छाट नहीं मिलेगी। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। पहली को क्वेश्चन हुआ कि क्या सिर्फ बड़े प्राणी ही जो है वो लुप्त होने की कगार के ऊपर है। माधवजी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधवजी ने समझाया पहेली को कि बड़े प्राणी तो खत्म होते ही होते हैं, लेकिन छोटे प्राणी जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है लुप्त होने का। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. एक समय के अंदर हमने सांपों को, मेंढकों को, बैट्स यानी कि चामाचिड़ियों जिसे हम कहते हैं, आउल्स को बड़ी ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया था विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इंपॉर्टेंस इन अवर इकोसिस्टम।
बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स, क्योंकि the position that they occupy in the ecosystem is very important, and if we kill those animals it will dangerously affect the whole ecosystem. They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. हालांकि उनकी साइज जो है यानी कि उसका कद काफी छोटा है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. They form a part of food chain and food webs about which you have learnt in 7th standard. ये प्राणी जो है वो फूड चेन और फूड वेब जो है उसे फॉर्म करते हैं, कि जो आपने 7वें स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ लिया है. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil and river deltas etc. इकोसिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से बनती है? प्लांट से, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. अलॉन्ग विथ यानी कि ये हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सॉइल यानी कि ज़मीन, वाटर यानी कि पानी और क्लाइमेट यानी कि हमारी आबोहवा, उससे बनता है इकोसिस्टम. आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज. बूजो को एक क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे आश्चर्य होगा कि अगर इन सभी स्पीशीज का एक रिकॉर्ड रखा जाए. उसके बाद का टॉपिक है रेड डेटा बुक. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डेटा बुक में समझाना शुरू किया. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So take a note. Red Data Book is the type of source book which keeps a record of all the endangered animals. यानी कि जो प्राणी लुप्त होने की कगार के ऊपर है उन सभी का रिकॉर्ड इस बुक के अंदर किया जाता है. और दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इन इंडिया इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, in which the all endangered animals which is lying inside the India is recorded. Then after, the topic is migration. The excursion party that enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी. ये पूरी की पूरी जो टोड़की है वो माधव जी के गाइडेंस के अंदर जंगलों में पहुंची. They sit near the तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. थोड़ी देर आराम करने के लिए सभी लोग तावा रिजर्व के अंदर रुके. पहली को देख लेते हैं. What she is saying. What would happen if we had no wood? Is there any alternative available to wood? I know that paper is one of the important products we get from our forest. I wonder whether there are any alternatives available for paper. छोटे लेकिन बड़े ही काम के क्वेश्चन है. पहले ने क्वेश्चन किया कि क्या होगा कि अगर लकड़ा ना मिले या तो लकड़ा ना हो, क्या उसका कोई विकल्प अवेलेबल है यानी कि उपलब्ध है. उसने एक भी क्वेश्चन और पूछा. I know that paper is one of the important products we get from forest. यानी कि कागज है वो भी एक जंगलों में से मिलने वाली प्रोडक्ट है. तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि क्या कोई इसका भी विकल्प उपलब्ध है हमारी जिंदगी में. सोचिएगा. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. पहेली ने कुछ पक्षियों को नदी के किनारे देखा. माधव जी ने कहा कि ये पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स है यानी कि दूसरे प्रदेश में से आने वाले पक्षी हैं. दिस बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि ये पक्षी जो है वो दुनिया के कोई अलग छोर से या तो कोई अलग हिस्से से आए हुए पक्षी हैं. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यानी कि ऐसे पक्षी है वो हर साल अपने विस्तार से दुनिया के कोई एक और प्रदेश के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ का तापमान उनको अनुकूल नहीं आता. जैसे कि रशिया का एक साइबेरिया प्रांत है, वहाँ से जो क्रेन पक्षी है वो वहाँ से उड़ के भारत के अंदर अपने विंटर्स को गुजारने के लिए आता है. बिकॉज साइबेरिया के अंदर
माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, यानी कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि पक्षी हो या इंसान हो जम जाता है। सो इसलिए वहाँ से वो बर्ड्स जो है वो उड़ के भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. वो अपने अंडों को देने के लिए अपने कुदरती निवास स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, क्योंकि वो निवास स्थान जैसे मैंने कहा बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ पे रहना भी कंफर्टेबल नहीं होता। Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. यानी कि जो पक्षी दुनिया के अलग विस्तारों के अंदर पहुंचते हैं बड़ी लंबी दूरी तय करके, इन पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक रखते हैं कंटेंट को, कि जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया रेड डेटा बुक के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स विच विल ट्रैवलिंग फार डिस्टेंसेस टू लाइंग देयर एग्स। हमने और भी डिस्कशन किया नेशनल पार्क्स के बारे में एंड द वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर रिसाइडिंग इन द नेशनल पार्क्स। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर. Thank you, my dear students. We will meet in our next lecture. Thank you.